हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ करंट अफेयर का सेशन, जो कि वीकली हमारा रहता है। और अभी तक जितने भी सेशन मैं करंट अफेयर से रिलेटेड करा चुकी हूँ, आप उन्हें ज़रूर कवर करें, ताकि जो भी मैंने कराया है आप उससे अवगत हो सकें कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहता है, तो आज हम इसे कवर करेंगे। आपने नेरी स्टडी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं और ये आपके लिए इस हफ्ते के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि रिलेटेड है। हम देखेंगे 12 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक का जो भी करंट अफेयर्स रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट, सारा नहीं पढ़ना, इम्पॉर्टेंट जो भी रहा है हम उसे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि सेबी ने किसकी अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली समिति का पुनर्गठन किया है। तो ये कौन सी वो समिति है जिसका पुनर्गठन किया गया है? तो ये उषा थोराट से संबंधित ये समिति है जिसका पुनर्गठन किया गया है सेबी के द्वारा। और अगर हम सेबी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के द्वारा ये उषा थोराट एक समिति का पुनर्गठन किया गया है और ये विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली समिति बनेगी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो ये राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। तो यहाँ की पहली ई लोक अदालत, कानूनी सेवा और प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया, ये है छत्तीसगढ़ के द्वारा। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके जी यहाँ की राज्यपाल हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना, ये अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीसीसीआई के सीईओ कौन थे। तो बीसीसीआई के सीईओ अभी तक थे राहुल जौहरी, जिन्होंने इस पद से अब इस्तीफा दे दिया है। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो सौरभ गांगुली जी वर्तमान में बीसीसीआई के हेड या अध्यक्ष बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि ली हिसियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं जुलाई 2020 से? ली हिसियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये हाल ही में बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री, सिंगापुर के। और ये पीपल्स एक्शन पार्टी के सदस्य थे, जो कि अब वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर सिटी सिंगापुर की कैपिटल है या राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि किस देश की 2018 की बाघ जनगणना ने दुनिया में सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में प्रवेश किया है? ये कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण एक हुआ था, उसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल कराया है। ये देश कौन सा बन गया है? तो ये देश है भारत, जिसने बाघ जनगणना के लिए कैमरा ट्रैप में अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो लगातार यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ रही है। ये एक खुशी वाली न्यूज़ है कि हाँ, बाघों की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 कि उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताइए जिसने पिछले 5 AH-64E अपाचे हमले वाले हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना को हाल ही में वितरित किया है। यहाँ पर अपाचे की बात हो रही है, तो वो कौन सी एरोस्पेस कंपनी है? तो वो कंपनी है बोइंग इस कंपनी का नाम है, जिसने अपाचे भारतीय जो सेना है, वायुसेना, उसको अभी ये अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। ये बहुत ही हल्के हेलीकॉप्टर होते हैं और इनको भारतीय सेना ने, वायुसेना ने अभी इन बोइंग कंपनी से खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है
अ सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किसने पुस्तक लिखी है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8 है कि भारत में फिश क्रायो बैंक की स्थापना किस संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB द्वारा की जाएगी? तो ये फिश क्रायो बैंक की स्थापना भारत में की जाएगी, वो भी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा। तो ये किस कंपनी के, किस संस्थान के सहयोग से? तो ये संस्थान है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के सहयोग से, इस संस्थान के सहयोग से फिश क्रायो बैंक की स्थापना की जाएगी। अगर मैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करूं तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपको बताना है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्थित है और हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा। इसके चर्चा में रहने का कारण था कि यहाँ पर एक प्लांट सर्वे कराया गया था। तो उस प्लांट सर्वे में ऑफियोकॉर्डिसेप्स नाम का एक नया कवक पाया गया। ऑफियोकॉर्डिसेप्स नाम का एक नया कवक पाया गया, इसीलिए ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो मास्क लगाना आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अभी हाल ही में न्यूज़ ऐसी भी सुनने में आई थी कि जो कोरोना वायरस है वो अब धीरे धीरे हवा में फैल रहा है। तो WHO की नई गाइडलाइंस भी आई कि 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और मास्क ज़रूर पहने, जबकि पहले उनका कहना था कि मास्क आप जब किसी के संपर्क में आ रहे हैं तब पहने, पर अब कहा है कि आप जब भी बाहर निकले मास्क पहने। तो ये मास्क लगाना इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी घर से बाहर निकले मास्क ज़रूर लगाएं। तो यही है कि ये कौन सी सरकार है जिसने मास्क नहीं पहनने वालों पर रोको टोको अभियान लगाया है, ये शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन जी यहाँ के गवर्नर थे, परंतु उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो अभी यहाँ की जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो अतिरिक्त प्रभार के साथ आनंदीबेन पटेल जी बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 कहता है कि किस बैंक ने वीज़ा के साथ भागीदारी की ताकि बैंक के कार्ड धारकों को सुरक्षित वीज़ा दिया जा सके? तो ये कौन सी बैंक है जो सुरक्षित वीज़ा अपने कार्ड धारकों को देने के लिए इसने एक भागीदारी की है? तो ये बैंक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने ये भागीदारी की है। और फेडरल बैंक की बात करें तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। 1931 में इसका हेडक्वार्टर है अलुवा, केरल में। अलुवा जो स्थान है केरल का, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है। इसके साथ साथ इसके CEO हैं एस श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में USD 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की है। 10 बिलियन $US की डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो ये कंपनी है गूगल। गूगल कंपनी ने ये 10 बिलियन $US की घोषणा की है डिजिटलाइजेशन फंड के लिए। और अगर हम गूगल की बात करें तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। 1998 में कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के CEO बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि प्रश्न संख्या 13 कहता है कि ऑनड्रेजे सेबेस्टियन डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं?
तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑनड्रेजे सेबेस्टियन डूडा इनका ये नाम है, और ये हाल ही में बने हैं पोलैंड के राष्ट्रपति। इन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है और अब ये यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगर हम पोलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी है वार्सा। यहाँ की राजधानी है वार्सा, इसे रिपब्लिक ऑफ पोलैंड भी कहा जाता है। वार्सा यहाँ की राजधानी है और पॉलिश ज़लोटी यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स द्वारा 2020 वॉन करमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ये एस्ट्रोनॉटिक्स है, द्वारा वॉन करमन पुरस्कार 2020 से उसके लिए किसे नामित किया गया? अभी नामित किया गया है, तो ये नामित किया गया है कैलाश वादिवो सिवन। ये इनको के सिवन नाम से आप लोग जानते होंगे, क्योंकि कई लोगों को इनका पूरा नाम नहीं पता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज करने के ही लिए इनका पूरा नाम आजकल दिया जा रहा है। तो इनका नाम हम लोग के सिवन जानते हैं। तो ये इसरो के हेड हैं और इनको ही नामित किया गया है। ये इसरो के वर्तमान में हेड हैं और इसरो भारत की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक सम्मान किसने प्राप्त किया है? वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार शीर्ष प्रचारक सम्मान, तो ये सम्मान सचिन अवस्थी जी ने प्राप्त किया है। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार शीर्ष प्रचारक का सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16, गूगल प्लस का रीब्रांडेड नेम क्या है जिसे हाल ही में स्थानांतरित किया गया था? यहाँ गूगल प्लस का रीब्रांडेड नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका रीब्रांडेड नेम है गूगल करेंट, जिसको हाल ही में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया जुलाई 2020 में स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ग्रैंड प्रिक्स तो पहले आपको पता होना चाहिए, ये कार रेस से रिलेटेड होती है, और ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि एक ब्रिटिश मर्सिडीज के कार ड्राइवर हैं। ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं और ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन से रिलेटेड हैं, और लुइस हैमिल्टन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिपिंग मंत्रालय ने किस पोर्ट के हल्दिया डॉक परिसर में आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये कौन सा हल्दिया डॉक परिसर है? तो ये है कोलकाता पोर्ट का हल्दिया डॉक परिसर। यहाँ पर आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और आप मुझे बताएंगे कि कोलकाता पोर्ट का नाम अब क्या रख दिया गया है, बदलकर इसका नाम क्या रखा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करके हमें देखना होगा। तो ये कहता है कि किस संगठन के भारतीय कार्यालय ने भारत में कमज़ोर आबादी और बच्चों का समर्थन करने के लिए रीइमेजिन अभियान शुरू करने के लिए फिक्की के SEDF के साथ हाथ मिलाया? ये फिक्की का एक SEDF है, इसके साथ में हाथ मिलाया है। तो किसने? तो जब बच्चों की बात आ रही है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए कौन सी, ये यहाँ पर जो चिल्ड्रंस फंड है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, ये बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है यूनिसेफ। इसमें चिल्ड्रंस का नाम ही आ रहा है, तो इसी ने इसके साथ में हाथ मिलाया, समझौता किया है कि ये भारत में कमज़ोर आबादी और बच्चों के समर्थन के लिए एक #रीइमेजिन अभियान शुरू करेंगे मिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20, और हम यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ की बात भी कर लेते हैं। तो यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। इसके साथ साथ में जो इसकी हेड है वो है हेनरिटा एच फोरे इनकी हेड है, और 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20 कहता है कि केंद्रीय सड़क परिवहन
और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, और ये भी वर्चुअल तरीके से, मतलब ये वहाँ पर शिलान्यास करने गए नहीं थे, इन्होंने बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये शिलान्यास किया है। तो 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो ये किस राज्य में किया गया है? ये किया गया हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में, जिसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम हैं या मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट शीर्षक इसका है दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत भूखा था, मतलब कितने प्रतिशत लोग थे जो 2019 में भूखे रहे पूरी विश्व में। तो ये यूएन की रिपोर्ट है, ये वार्षिक रिपोर्ट निकाली जाती है यूएन के द्वारा, और इनके आंकड़े कहते हैं कि 8.9% पूरे विश्व में लोग भूखे रहे। और इनका ऐसा भी मानना है कि अब जब अगले वर्ष 2020 के जब 2021 में रिपोर्ट जारी की जाएगी, उस समय के जो आंकड़े होंगे वो और भी भयावह होंगे, क्योंकि आपने देखा ना लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे लोग भूखे रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये 15% तक पहुंच सकते हैं आंकड़े, ये भूखमरी के आंकड़े 15% तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण 12 जुलाई 2020 को मनाया गया? नाबार्ड ने 13 जुलाई को अपने डिजिटल चौपाल का आयोजन यहाँ पर किया था। तो ये कौन सा नाबार्ड का संस्करण था? तो आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ में 12 जुलाई 1982 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये प्रश्न आपके लिए है कि आप बताएंगे कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इसने मनाया है अपना 39वां स्थापना दिवस, 39th जो स्थापना दिवस था, ये इसने अपना संस्करण इसका 39वां था, और ये इसने इस वर्ष 2020 में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ, मतलब अभी इन्हें पूर्ण रूप से सीईओ नहीं बनाया गया है, अंतरिम सीईओ चुना गया है। तो ये चुना गया है हेमांग अमीन को, क्योंकि राहुल जौहरी जी ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है, और इनके बाद हेमांग अमीन को इस पद पर अंतरिम रूप से अभी बैठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 24। 14 जुलाई 2020 इसमें जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी जी का स्थान कौन सा है? तो ये एक अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की जाती है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि मुकेश अंबानी जी का स्थान कौन सा है? तो इनका स्थान विश्व में 6वां है, विश्व में 6th नंबर पर ये आ गए हैं अमीरी में। पैसा, अब इन्होंने जियो की बहुत सारे, आप देख रहे हैं ना कि इन्होंने अपना कर्ज उतारने के लिए जियो के शेयर्स बेचे हैं बहुत सारी, जैसे गूगल को, फेसबुक को, ऐसी बहुत सारी कंपनियों को। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये विश्व में 6ठे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारत और एशिया में ये टॉप पर हैं कि ये भारत और पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। तो ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स थी, और इसमें टॉप पर कौन रहा? टॉप पर रहे थे जेफ बेजोस इस इंडेक्स में टॉप पर रहे हैं विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 25 की किस आईआईटी ने आसपास के कोविड को खाली करने के लिए शुद्ध नाम का एक पराबैग्निक सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो ये शुद्ध नाम का एक, आप पराबैग्निक किरणों के माध्यम से ये पूरे, जैसे जिस भी स्थान पर रखा जाएगा वहाँ के जितने भी कोविड-19 के जो भी वायरस है उसको ख़त्म कर देंगे। तो इसमें पराबैग्निक किरणों के माध्यम से इस कोविड-19 को ख़त्म करने का एक
मतलब आप कह सकते हैं कि इनके माध्यम से खत्म करने की इसमें एक योजना बनाई गई है। तो ये बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर के द्वारा ये विकसित किया गया है, जिसका नाम है शुद्ध इसका नाम है, और ये सैनिटाइजिंग उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26 की बात करें तो प्रश्न संख्या 26 कहता है कि PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में मेक इन इंडिया पहल के तहत असॉल्ट राइफल ARAD और कार्मल भारत में निर्मित होने के लिए तैयार है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ARAD और कार्मल किस देश की राइफलें हैं। तो हम लोग मेक इन इंडिया के तहत इन्हें बनाना सीख रहे हैं, भारत में इनको बनाया जाएगा। अब तो ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ की राइफलें हैं। तो ये है इजराइल की राइफलें, ये इजराइल की हैं। और इसके साथ साथ में इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, और इजराइल में हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर वहाँ की तेल अवीव जो एक जगह है, वहाँ की एक सड़क का नाम टैगोर जी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है रिहोब टैगोर। रिहोब टैगोर इसे नाम दिया गया है। रिहोब का नाम होता है स्ट्रीट या सड़क, तो रिहोब टैगोर इसका नाम रखा गया है। ये भारत के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है। इसके साथ साथ ये जो राइफलें हैं ये भी इजराइल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 27 कहता है कि किस देश ने 2021 में एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी करने की योजना बनाई है। तो 2021 का एशिया कप जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये अब कौन से देश में होगा। तो ये श्रीलंका ने ये योजना बनाई है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का श्रीलंका में कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28, इफ इट ब्लीड्स पुस्तक, प्रश्न संख्या 28 कहता है इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है स्टीफन किंग इफ इट्स ब्लीड्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 29 कि गुरुप्रिया ब्रिज किस राज्य में स्थित है। ये गुरुप्रिया ब्रिज ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि ये ब्रिज बना है जनाबाई नदी पर ये बना हुआ है, और स्वाभिमान अंचल क्षेत्र में पहली बार यहाँ पर यात्री बस सेवा शुरू की गई है। कौन सी यात्री बस सेवा, और ये ओडिशा में स्थित है। तो जनाबाई नदी कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है, जिस पर बना हुआ है गुरुप्रिया ब्रिज। और गुरुप्रिया ब्रिज इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यात्री बस सेवा यहाँ पर पहली बार शुरू की गई है इस ब्रिज के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबहार किस देश का एक शहर है। चाबहार किस देश का एक शहर है। तो ये स्थित है ईरान में, और ये यहाँ के बंदरगाह का भी नाम है, चाबहार पोर्ट। चाबहार यहाँ के बंदरगाह का भी नाम है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँ कि भारत का ईरान के साथ में चाबहार बंदरगाह को लेकर एक समझौता है, उसमें भी चाबहार का एक रेलवे है, उसको एक रेल प्रोजेक्ट है, उस पर भी ईरान के साथ में समझौता था भारत का, जिसको ईरान ने अभी समाप्त कर दिया है। इसीलिए ये चाबहार जो जगह है अभी वर्तमान में थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है, तो आपको याद रखना है ये ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 31 कि किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वो भी किसके द्वारा। ये जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के द्वारा, MHRD के द्वारा। और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसके हेड कौन हैं, तो इसके कैबिनेट मंत्री अभी बने हुए हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। और अगर राज्य मंत्री की बात करें तो संजय धोत्रे जी राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 32 कि भारतीय रेलवे के प्रथम केबल स्टे हुए रेल पुल अंजी खाद पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये आपसे पुल पूछा जा रहा है कि अंजी खाद पुल किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, GC मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू जी यहाँ के उपराज्यपाल बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 33 उस राज्य का नाम बताइए जिसने पोबा आरक्षित वन को वन्य जीव अभयारण्य
में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। तो ये पोवा आरक्षित एक वन क्षेत्र था जिसको कि अब ये लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य बनाना चाहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। और असम में ही आपने भी पढ़ा होगा कि हाल ही में एक दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य था जिसको इन्होंने नेशनल पार्क बना दिया, राष्ट्रीय पार्क बना दिया है, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया है दिहिंग पटकाई को। और अब ये पोवा आरक्षित वन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिनको। तो एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनका नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नया उपाध्यक्ष बनाया गया है अशोक लवासा जी को। अशोक लवासा जी अब ADB के नए उपाध्यक्ष होंगे। और अगर इसके हेड की बात करें तो मसत्सुगा असाकावा यहाँ के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए जो कि 2020 का है, इसके लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है N चंद्रशेखर और जिम ताई क्लेट। इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया जाएगा, N चंद्रशेखर और जिम ताई क्लेट को। नेक्स्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ जुलाई 2020 में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की योजना किस कंपनी ने बनाई है? तो मैंने बताया ना, जियो अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं इस समय। तो कई सारी कंपनीज ने हिस्सेदारी खरीदी है, उन्हीं में से 7.7% हिस्सेदारी जो कि 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो ये हिस्सेदारी खरीदी है गूगल ने ये हिस्सेदारी खरीदी है। और गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना की थी लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 37 कि विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। हर वर्ष ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन सा देश शामिल है? तो ये जो मालाबार सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर? ये इसमें भारत, USA और इनके साथ में जापान भाग लेता है। और इसके हाल ही में चर्चा रहने का कारण था कि अभी इसमें ये लोग ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहते हैं कि अब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर इस मालाबार सैन्य अभ्यास को करना चाहते हैं। ये नौसेना का है, नेवी का है। तो देखते हैं कि आगे ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल ये खबरों में इसीलिए रहा कि इसमें ये ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 39, चंबल नदी जो हाल ही में खबरों में है किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो चंबल नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और इसके न्यूज़ में रहने का जो कारण था वो ये था कि इस नदी में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन्स हैं, उनकी संख्या निरंतर घट रही है। और डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसको हम गैंगेटिक डॉल्फिन भी बोलते हैं। तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। तो चंबल नदी में भी कुछ डॉल्फिन पाई जाती हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, इसीलिए ये चंबल नदी हाल ही में चर्चा में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य, तो ये भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है जो कि बिहार के भागलपुर में ये डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है, विक्रमशिला गंगात्मक या गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 41, भारत का पहला ट्रांस शिपिंग हब किस पोर्ट में विकास के तहत है? भारत का पहला ट्रांस शिपिंग हब वो कौन सा पोर्ट है जिसको भारत का पहला ट्रांस शिपिंग हब बनाया जाएगा?
तो ये है कोचीन बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल, इसको ट्रांसशिपिंग हब बनाया जाएगा कि किसी भी देश से कोई सामान जैसे आता है तो बीच में ये बंदरगाह पड़ेगा जहाँ पर उस सामान को कुछ समय के लिए रखा जा सकेगा, लोग वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद वो जहाँ जाना होगा अगले किसी देश में तो वो वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो ट्रांसशिपिंग हब के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किस राज्य की पुलिस ने साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए एक आभासी जागरूकता अभियान साइबर हर शुरू किया है? तो ये साइबर हर, जो साइबर स्पेस की आप घटनाएं देखते हैं, मतलब नेट के माध्यम से इतनी सारी सोशल मीडिया पे महिलाओं को, बच्चों को परेशान किया जाता है, तरह तरह के उनसे काम करने को कहे जाते हैं, फिर वो परेशान होकर के दबाव में आकर बहुत कुछ करते हैं। तो उन्हीं सब से बचने के लिए और साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए ये साइबर हर शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ये तेलंगाना सरकार की पहल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो चंद्रशेखर राव के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है और इसके साथ साथ गवर्नर है यहाँ की तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ की मुख्य राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कहता है कि भारत का कौन सा संस्करण यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था? तो यूरोपीय संघ का, EU, इसे EU भी बोलते हैं, यूरोपीय संघ और भारत के बीच में एक संस्करण, एक शिखर सम्मेलन हुआ था और ये 15वां शिखर सम्मेलन था। 15वां शिखर सम्मेलन, सह अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी थे। इसके साथ साथ चार्ल्स मिशेल और उर्सुला वॉन डेर लियोन, इनके नाम भी महत्वपूर्ण हैं और इन्हें आपको याद रखना है। तो ये 15वां शिखर सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम EU की बात करें तो EU वर्तमान में ट्रिटी ऑफ लिस्बन जो कि 2009 की है, ट्रिटी ऑफ लिस्बन, इस पे काम कर रहा है। ये 2009 में साइन की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 44 कि उस देश का नाम बताइए जिसने व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत के साथ एक नया व्यापार मार्ग खोला है। तो किसको व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, तो ये किसने एक व्यापार मार्ग खोला है? तो ये व्यापार मार्ग खोला है भूटान ने। भूटान भारत का पड़ोसी देश है और इसी ने ये व्यापारिक मार्ग खोला है। भूटान की बात करें तो थिम्पू यहाँ की राजधानी है और नगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा है। नगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री है यहाँ के लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग भूटान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 45, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का नाम बताएं जिसे IIT दिल्ली ने विकसित किया है और इसको लॉन्च किया है वो किया है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि MHRD हैं, जो कि HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने इसको लॉन्च किया है राज्य मंत्री संजय धोत्रे के साथ मिलकर और ये विकसित की गई है IIT दिल्ली के द्वारा और इसका नाम रखा गया है कोरोसुर। कोरोसुर इसका नाम रखा गया है। तो ये सबसे सस्ती दुनिया की कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन कहता है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जुलाई 2020 के खिलाफ भारत के पहले पूर्ण रूप से विकसित वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो कौन सा वो रोग है जिसके खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है? तो वो है निमोनिया। निमोनिया के खिलाफ वैक्सीन, भारत के पहले पूर्ण रूप से विकसित वैक्सीन को मंजूरी दे दी है किसने? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। तो जितनी भी दवाएं आप देखते हैं या जो भी वैक्सीन हुई, टीकाकरण से रिलेटेड कुछ भी हुआ, ये सब कौन देखता है? ये सब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति के बाद ही भारत में दी जाती है लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार 15 जुलाई को शिक्षा विकास दिवस के रूप में किसकी जयंती को मनाती है? 15 जुलाई को शिक्षा विकास दिवस के रूप में तमिलनाडु सरकार ये दिवस मनाती है और वो भी किसकी जयंती के रूप में? तो ये के कामराज नाम के यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हुए, इनके नाम पर ये 117वीं इनकी जयंती थी। 117वीं
तमिलनाडु के ये 3 बार लगातार सीएम रहे थे और तीसरे सीएम रहे और उसके साथ साथ 3 बार लगातार ये मुख्यमंत्री रहे, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं और शिक्षा विकास दिवस के रूप में इनकी जयंती को तमिलनाडु सरकार मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 48 कि मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है मेलघाट टाइगर रिजर्व, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 49 क्वेश्चन कहता है कि भारत का वर्तमान ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत की समय बात की जा रही है आपसे, तो ये है वीजी सोमानी। इनका नाम आप रट लीजिए, ज़रूर पूछा जाएगा 100%, क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है। जितनी भी वैक्सीन्स, दवाएं, आप इतने सब कुछ देख रहे हैं, ये सब इन्हीं की अनुमति के बाद मार्केट में आती हैं, बाजार में इनकी अनुमति के बाद आती हैं, तो इनका नाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो हाल ही में समाचारों में रहा किस राज्य में स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तो पहले मैं बता देती हूँ कि ये मंदिर केरल में स्थित है और इसके चर्चा में रहने का कारण था कि इसकी ट्रस्ट को लेकर के एक केस काफ़ी दिनों से चल रहा था कि किसको इसकी ट्रस्ट दी जाए, तो अभी इसका निर्णय फाइनल किया गया है, इसी वजह से ये चर्चा में रहा। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि देखा जाए तो बहुत अमीर मंदिरों में से एक है, काफ़ी ज़्यादा धन है इस मंदिर में, इसी वजह से इसकी ट्रस्ट को लेकर के इतना विवाद हो रहा था। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारे प्रश्न जितने मैंने कराए हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल रट लीजिए, और जितना एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है वो भी आप बिल्कुल याद रखिए कि कहाँ पर किस संस्था की स्थापना की गई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनके उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सो मच।